नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। वीडियो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, झारखंड बीएड नामांकन से संबंधित। झारखंड बीएड नामांकन में जितने भी प्रक्रिया होती हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए ताकि जितने भी डाउट्स हैं आपके, जितने भी क्वेश्चन हैं माइंड में, सारे क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले जो रिज़ल्ट की बात है, एक्सपेक्टेड डेट मैं बता दूँ आपका, तो 15 नवंबर तक जो आपका रिज़ल्ट है दोस्तों वो आ जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर या इससे पहले ही आपका रिज़ल्ट जो है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। इस रिज़ल्ट में आपको पता चलेगा आपका मेरिट, आपका पता चलेगा मेरिट। तो मेरिट आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनता है, आपको पता है। तो मेरिट दोस्तों यहाँ पर दो तरह से बनेगा आपका। ठीक है, एक तो बनेगा CML रैंक, CML यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट। कॉमन मेरिट लिस्ट में जितने भी कैटेगरीज़ हैं, चाहे जनरल हो, OBC हो, ST SC हो या फिर EWS हो, सभी कैटेगरीज़ के यहाँ पर मार्क्स के हिसाब से सीरियल नंबर वाइज आपका रैंक बनता है। जिनका मार्क्स ज़्यादा है उनका रैंक ऊपर रहेगा, जिनका मार्क्स कम है उनका मार्क्स उसका जो रैंक है वो नीचे रहेगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, जिनका ज़्यादा मार्क्स वो सबसे ऊपर, फिर जिनका कम मार्क्स है वो कम होते 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 ऐसे आपका मेरिट बनेगा। इसको कॉमन मेरिट लिस्ट बोलेंगे, इसमें सभी कैटेगरीज शामिल रहेंगे। उसके बाद में आपका बनता है एक कैटेगरी रैंक। ये आपके कैटेगरी के ऊपर बेस्ड होता है, आप जो भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर BC1 के लिए अलग कैटेगरी का रैंक बनता है, BC2 के लिए अलग बनता है, जनरल के लिए अलग बनता है, और कैटेगरी रैंक में यहाँ पर सबका अलग अलग कैटेगरी पे बनता है। जनरल वालों में अलग बनता है कैटेगरी रैंक, BC1 और BC2 का अलग। ठीक है, BC1 और BC2 दोनों का अलग बनेगा, और SC का अलग बनेगा, ST का अलग बनेगा, और यहाँ पर EWS का भी रैंक अलग बनेगा। तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग रैंक बनता है। और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनका भी रैंक अलग बनता है। डिसेबल्ड जो हैं PH, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं उनका भी अलग बनता है। तो पूरा एडमिशन जो है इसी पे डिपेंड करता है। अगर आपने सर्टिफिकेट अपना दिया है कास्ट से रिलेटेड, या EWS सर्टिफिकेट या फिर PH सर्टिफिकेट, तो आपका जो रैंक है इसी माध्यम से बनने वाला है कैटेगरी रैंक में। तो कैटेगरी रैंक में क्या होगा, जनरल वालों में जिनका मार्क्स ऊपर है उनका ऊपर रहेगा, PH में जिनका अच्छा मार्क्स है वो ऊपर रहेंगे, BC1 में जिनका मार्क्स अच्छा है वो ऊपर रहेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ये मार्क्स के हिसाब से बनेगा। और आपका जो एडमिशन है, आपका जो काउंसलिंग के बाद में जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा, इसी रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाएगा। आप जिस कॉलेज में मान के चलिए BC1 है, तो आप जिस कॉलेज में काउंसलिंग लिए हैं, जिस कॉलेज में काउंसलिंग करवा रहे हैं, उस कॉलेज में देखेंगे कि BC1 कैटेगरी में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, उनका अलग से बनेगा। आप जिस कॉलेज को चूज़ किए हैं उस कॉलेज में जनरल कैटेगरी के कितने स्टूडेंट और कैसे कैसे रैंक वाले ने अप्लाई किया है, उसके हिसाब से फिर आपका बनेगा। उसी तरह SC और उसी तरह ST का। तो सबसे पहले मैं जो होता है, रिज़ल्ट आएगा तो आपको रैंक कार्ड मिलेगा, आगे सारी प्रक्रियाएँ बताई जाएंगी। ठीक है, तो रैंक कार्ड से आपको पता चलेगा आपका कॉमन मेरिट लिस्ट और कैटेगरी रैंक, या फिर CML रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों पता चलता है इससे। तो चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं कि रैंक जो कार्ड मिलेगा आपको कैसा रहता है, उसके बाद में काउंसलिंग का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो दोस्तों मेरे पास फ़िलहाल जो आपका रैंक कार्ड होता है, रैंक कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है, ये आपका रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा रैंक कार्ड। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है वो किस तरह से बनता है, और ये मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों, आपका जितना बार काउंसलिंग होगा उतना बार मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं एडमिशन होता है तो सेकंड काउंसलिंग में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं। अगर आप जान रहे मेरा रैंक बहुत ज़्यादा कम है तो पहला में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दूसरा में नहीं, तीसरा चौथा काउंसलिंग में भी आप शामिल हो सकते हैं। लास्ट में जो होता है, लास्ट में ओपन एडमिशन होता है। जैसे बहुत सारे कॉलेजों में सीट्स बच जाते हैं, ठीक है, जिनमें सीट फुल नहीं होता है, तो उनके लिए फिर डायरेक्ट एडमिशन की लिया जाता है, ओपन एडमिशन लास्ट में रखा जाता है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, एडमिशन श्योर होगा आपका। ठीक है,
तो देखिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है ये इस तरह से बनता है आपका। इधर एप्लीकेशन नंबर रहता है, इधर कैंडिडेट्स का नाम रहता है, इधर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह रहता है। उसके बाद कैटेगरी रहता है इधर, ठीक है। तो कैटेगरी बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। और उसके बाद में इस तरह से आपका जिस तरह से मार्क्स है उसके हिसाब से बनता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ऑब्टेंट मार्क्स है, ये तो ग्रेजुएशन और पीजी वाला मार्क्स के आधार पर बना था, इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको मार्क्स दिख रहा है। लेकिन आप जब भी यहाँ जो स्कोर किए होंगे उसके हिसाब से बनेगा। तो CML रैंक इधर बनेगा आपका 1 2 3 जिस तरह से मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में आपका अगर कैटेगरी है तो देखिए कैटेगरी रैंक यहाँ इसका पहला में है, फिर पहला कैटेगरी है, ये पहला रैंक है। तो ये दूसरे कैटेगरी के हैं। देखिए कोई होगा BC1 BC2 ST जनरल, तो सबका कैटेगरी का रैंक जो है वो उसके कैटेगरी में जितने लोग अप्लाई किए हैं उनके साथ उनका कंपटीशन होता है। तो आपका मेन जो कंपटीशन होता है अगर कैटेगरी में हैं आप, तो आपके कैटेगरी वालों के साथ ही आपका कंपटीशन है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैटेगरी रैंक इधर से अलग से बनता है। झारखंड से के यूनिवर्सिटी से आप किए हो कि नहीं तो उसमें येस नो इधर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका रैंक बढ़ता चला जा रहा है, देखिए बढ़ता चला जा रहा है। मैं लास्ट में दिखाऊं कितना तक रैंक गया था, 3110 पेज है। और ऑलमोस्ट जिनका 40,000 45,000 रैंक था उनका भी एडमिशन हुआ था। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। काउंसलिंग कैसे होता है वो भी अभी बता रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जितने लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, सभी का एडमिशन होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लास्ट में जो रैंक बना है 40,000 कितना है, वो इधर है रैंक 76,361 है। पिछले बार मतलब 76,361 स्टूडेंट अप्लाई किए थे, ठीक है। तो इनमें से आधे स्टूडेंट तो एडमिशन नहीं लेते हैं, इतना तो जान लीजिए, आधा से ज़्यादा। तो यहाँ पर 76,361 अप्लाई किए थे और इनका रैंक इधर देखिए, इधर कॉमन मेरिट लिस्ट वगैरह परसेंटेज वगैरह सारा चीज़ है। तो ये ग्रेजुएशन के बेसिस पे था ये इनका मार्क्स। अभी तो आप जो स्कोर किए हैं वो तो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा मात्रा में अप्लाई होता है। एडमिशन लगभग सबका हो जाता है। तो प्राइवेट के लिए पैसा आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। आपका जैसे ही रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के एक सप्ताह के बाद में, 1 वीक के बाद में आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। काउंसलिंग हो जाने के बाद में काउंसलिंग में आपको करना क्या रहता है, काउंसलिंग का लिंक एक्टिवेट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका रैंक देख के ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है, कि जो भी आपका रैंक आएगा उससे ही आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और जिनका ज़्यादा अच्छा मार्क्स रहता है वे तो अच्छे कॉलेजों में जाते हैं, अच्छे रैंक वाले। लेकिन जो एवरेज कॉलेज हैं, ठीक है, जो एवरेज कॉलेज हैं जिनमें थोड़ा फ़ी भी कम है, तो उनमें बहुत सारे कम स्टूडेंट उनमें काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं या फिर एडमिशन के लिए। तो उनमें ज़्यादा चांस है कि आपको काफ़ी आसानी से, आपका चाहे जितना भी रैंक एक हो, आसानी से कॉलेज अलॉट हो जाता है। काउंसलिंग में रहता है क्या दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना रहता है। आपका डिटेल तो सारा पहले से ही भरा रहता है। सिर्फ आपको कौन कौन सा कॉलेज आपको चाहिए होता है उसको आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होता है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी का कॉलेज पे एडमिशन ले सकते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छा लगे या फिर जो भी आपके सामने हो, जिसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो भी कॉलेज हैं उनको आप रख सकते हैं, जो जिस पे ज़्यादा आपको जिसको फर्स्ट में आपको प्रायोरिटी रखना है तो उसको पहले रखिए, दूसरे रखिए, तीसरे रखिए। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो कॉलेज में चाहते हैं मेरा इसमें एडमिशन हो, तो उस तरह से आप सीरियल वाइज रख सकते हैं। दूसरा यूनिवर्सिटी भी आप चूज़ कर सकते हैं। रांची कर लिए, एक BBU का कॉलेज भी कर लिए, सिद्धू कानू का भी एक कोई कॉलेज कर लिए। तो इस तरह से जो भी आपको कॉलेज ठीक लगता है या फिर आपको लगता है कि इसमें मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा नामांकन करवाना, तो उन कॉलेजों को आप काउंसलिंग के टाइम में सेलेक्ट करना। काउंसलिंग के बाद में आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आता है।
सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर में होता क्या है? सीट अलॉटमेंट लेटर में दोस्तों आपका जितने लोगों को कॉलेज मिला हुआ रहता है उनका नाम आता है और कौन सा कॉलेज उनको अलॉट किया गया है। अब देखिए, जो पहले नंबर पे रखे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये पहला वाला ही कॉलेज मिल जाए। दूसरे, तीसरे, चौथे में जिसमें रखे हैं आप वो भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में जिसको रखें उसमें आपसे अच्छे मार्क्स वालों ने अप्लाई किया है तो आपका यहाँ पर थोड़ा कम चांस बनता है। दूसरा ऑप्शन में भी देखिए, अगर यहाँ पर आपसे ज़्यादा अच्छे वाले मार्क्स वाले अप्लाई किए हैं तो उनको पहले लिया जाएगा। तीसरा में अगर आप अगर एडजस्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका होता है। चलिए दिखाते हैं काउंसलिंग के समय कौन सा काउंसलिंग के टाइम में दोस्तों आपको चॉइस फिल करना होता है कॉलेज के लिए। तो इस तरह से आपका एक फाइल ओपन होगा, इसमें आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, आधे तो आपके ऑलरेडी फिल होते हैं, लेकिन आपको जो फिल करना होता है वो ध्यान से देखिए। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग सबसे पहले यूनिवर्सिटी फिल करना होता है सीरियल वाइज में, किसको पहले रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहले सीरियल नंबर में विनोबा भावे में ही कॉलेज लिया था ये महर्षि परमहंस। सेकंड प्रेफरेंस रखा था डॉक्टर राधाकृष्णन। थर्ड प्रेफरेंस रखा था मैक्स इंस्टीट्यूट। तो आप इस तरह से रख सकते हैं। तो जो भी कॉलेज अगर आपको सीट जहाँ पर खाली है वहाँ पर अलॉट किया जाएगा। और किस तरह से इसके बाद में आपको सेलेक्ट करने के बाद जो कॉलेज होते हैं बीएड कॉलेज अपने तरफ से एक मेरिट जारी करते हैं। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अपने तरफ से बीएड कॉलेज एक मेरिट जारी करते हैं और ये फिर JCECEB को भेजते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से आपका फाइनली जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो जारी किया जाता है और उस सीट अलॉटमेंट को लेकर के आपको एक सप्ताह के अंदर फिर कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होता है। तो मेरे पास एक कॉलेज का है बीएड काउंसलिंग सेशन 19-21 का है, तो आपको भी इसी तरह से महर्षि परमहंस कॉलेज का है ये। ठीक है, तो सभी कॉलेज अपने तरफ से जितने लोगों ने अप्लाई किया है उस हिसाब से कॉलेज भी अपना बनाते हैं। कॉलेज भी अपने तरफ से एक बनाते हैं रैंक जिनका सिलेक्शन हुआ रहता है और ये फिर रिपोर्ट करते हैं JCEB को। और जो बचे हुए स्टूडेंट रहते हैं उनको सेकंड काउंसलिंग या फिर जिनको पहले काउंसलिंग में कॉलेज अच्छा नहीं लगा, जो पहले काउंसलिंग में आपको जो भी कॉलेज मिल गया वो अगर पसंद नहीं आता है तो आप सेकंड काउंसलिंग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड में भी अगर आपको कॉलेज मिल गया है और अच्छा नहीं है तो थर्ड में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग का चार्ज 500 लगता है, ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ इस तरह से बनता है आपका CML रैंक 325, 1309, 1729 इस तरह से लिया जाता है। उसके बाद कैटेगरी को भी ध्यान में रखा जाता है। और ये पहला काउंसलिंग था तो इस तरह से आपका लिया जाता है। 18,382 CML रैंक तो इस कॉलेज तक लिया गया था। हालांकि जितने लोग अप्लाई किए थे उतना ही का लिया गया था। फर्स्ट काउंसलिंग में ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, सेकंड थर्ड में ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 35,000 40,000 भी आपका रैंक जाता है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। इसके लिए आपको सब्र करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आगे के जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहेंगी पल पल। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिल गई होगी काउंसलिंग से संबंधित। और एडमिशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है इनके लिए अलग से मैं बताऊंगा एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।